तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है भविष्य, नंदनी, सत्येंद्र, स्वास्तिक, निष्ठा, सूर्यांश मिश्रा, युवराज सिंह, साधना, आराध्या, आयुष, आराध्या गुप्ता, अन्वेषा, प्रज्वल द्विवेदी, आशुतोष पांडे, और इसी क्रम में युवराज सिंह है और आयुष मिश्रा, स्वाति पटेल, स्वाति, आदर्श, पीयूष सिंह, अर्पिता, स्वर्णिमा। ये वही चैप्टर है क्या? दूसरा चैप्टर आ गया? वही चैप्टर चल रहा है अभी? अच्छा, ठीक है, तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटा। आवाज सभी को आ रही है ना प्रॉपर? आई एम गोइंग टू म्यूट नाउ। Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो 25 स्टूडेंट्स इन दिस टाइम, और आप सभी लोग जो भी हैं, लास्ट पार्ट ही चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि सभी को अभी तक जो जो कुछ भी बताया गया है सबको समझ में आया होगा। और हम लोग बात कर रहे थे, इस यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था और हमें पढ़ना यहीं से है ना? कंफर्म कर दें एक बार मुझे। यही कहाँ से पढ़ना था बेटा? यहाँ से जजमेंट ऑफ ओल्गा टेली यहीं से पढ़ना था क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर लेकिन आपने होमवर्क दिया था। Yes, sir. यस यस यस, आई नो, मैंने होमवर्क दिया था। आप अच्छा वो आपने बता दिया। और मुझे पता है कि कितने लोगों ने होमवर्क किया होगा, मुझे भी पता है। फिर भी चलिए, मौके पर मौके देते जा रहे हैं, है ना? नेक्स्ट टाइम देखेंगे इनको। पढ़ते पढ़ते हैं नहीं ये लोग, है ना? देखिए, जजमेंट ऑफ ओल्गा टेलीज एंड बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों का विवाद पहुंचता है। हम लोग बात कर रहे थे कुछ अपने राइट्स की, पीआईएल की बात कर रहे थे हम लोग। और पीआईएल में हम लोगों ने समझा कि 1980 के दशक में ही पीआईएल आता है सुप्रीम कोर्ट में। इसके पीआईएल के आने से भारत में न्याय की जो व्यवस्था है, जस्टिस, जो जजमेंट की व्यवस्था थी, वो काफी हद तक उसमें सुधार हो गया। एक ऐसे एरिया के लोगों को भी न्याय मिलने लगा जहां तक न्याय कभी नहीं पहुंचना असंभव लग रहा था कि यहाँ तक न्याय कैसे पहुंचेगा, वहां तक भी ये न्याय पहुंचा। जस्टिस जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का आया, बहुत अच्छा और परफेक्ट आना शुरू हो गया। ये किसके थ्रू हुआ? जनहित याचिका के थ्रू हुआ, जिसको हम लोग पीआईएल बोलते हैं, ठीक है ना? पीआईएल का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखेंगे। जजमेंट ऑफ द ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे की नगर पालिका है, नगर निगम है, सॉरी, क्योंकि वहाँ बॉम्बे है इसलिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, म्युनिसिपल काउंसिल नहीं होगा। तो वहां पर कॉर्पोरेशन है, उसके बीच में, और ये जजमेंट और ये ओल्गा टेलीज के बीच में। ओल्गा टेलीज और बॉम्बे, ये दो है इसमें। देखिए, ओल्गा टेलीज कोई एक संगठन है, ठीक है? ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दोनों के बीच का एक जो जजमेंट आता है, निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट में, इन दोनों में विवाद होता है। ओल्गा टेलीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना, एक व्यक्ति के नाम पर है, और इन दोनों के बीच में विवाद होता है, जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का। इस जजमेंट की सबसे अच्छी बात क्या थी? इस्टेब्लिश, उसने स्थापित किया इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट, आप ये ना सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आज आया है तो कल के दिन अगर कोई ऐसा मामला आएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें जजमेंट दूसरा दे देगा। याद रखिए, अगर सेम क्राइम है, सेम अपराध अगर किसी व्यक्ति ने किया है, बिल्कुल सेम एज इट इज वही है, तो जैसा आज से 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया होगा, वैसा ही डिसीजन 10 साल बाद भी उसको मिलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो रिमार्केबल होते हैं, और ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको सुरक्षित रख लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक एक डिसीजन को
बुक की एक एक लाइन में प्रिंट करके रख लिया जाता है, सुरक्षित रख लिया जाता है। किसके लिए? लोअर हाई कोर्ट के लिए। किसके लिए? लोअर हाई कोर्ट के लिए। यानी स्टेट में जो हाई कोर्ट है वो अगर इस मामले में कभी फंसते हैं, किसी भी मामले को लेकर अगर वो फंसते हैं, किसी भी डिस्प्यूट को लेकर अगर उनके बीच में विवाद होता है बेटा, तो जो विवाद होता है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन को ही देखते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, तो हम भी क्यों क्यों नहीं दे सकते हैं, हमें भी देने का अधिकार है। और वही डिसीजन हाई कोर्ट भी दे देता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो हाई कोर्ट के लिए एक बाउंडेशन हो जाते हैं। यानी ऐसा कोई डिसीजन हाई कोर्ट नहीं दे सकता अपने मन से कि किसी मामले में दिया गया निर्णय सुप्रीम कोर्ट में कुछ और हो और हाई कोर्ट कुछ और निर्णय दे दे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो डिसीजन होते हैं वो अपने आप में रिमार्केबल होते हैं, उनको सुरक्षित रख लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है ना, उसकी एक एक पॉइंट को नोट कर लिया जाता है। और याद रखिए हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो उसी प्रदेश में, उसी स्टेट में रहने वाले होने वाले हर डिस्ट्रिक्ट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके लिए बाइंडिंग होते हैं, उनके लिए बाइंडिंग होती है। ये क्रम है, ये क्रम आप लोग याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी बंध जाता है, स्वयं भी बंध जाता है, अपने द्वारा दिए गए डिसीजन में स्वयं भी बन जाता है। मतलब अपने द्वारा दिया गया डिसीजन, अगर उसने कोई डिसीजन दिया है तो कल के दिन उसको वैसा ही डिसीजन देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो सभी भारत में रहने वाले जो 25 हाई कोर्ट आप पढ़े हैं उन 25 हाई कोर्ट को मानना पड़ता है। यानी वैसा ही अगर कोई मामला आता है तो हाई कोर्ट की जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, उसका वर्क है कि वो भी वैसा ही निर्णय देगा। और हाई कोर्ट कहाँ होता है? एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। तो याद रखिए हाई कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो उस स्टेट में रहने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बाइंडिंग बन जाता है। यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला वैसा ही आ रहा है, कोई वैसा ही अपराध आ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वैसा ही डिसीजन देता है। आपने देखा होगा कोई आप किसी लॉयर के एडवोकेट के घर में जाइए तो उसकी पूरी अलमारी में इतनी मोटी मोटी किताबें रखी रहती है ना, मोटी मोटी बुक्स जो है एक तरफ से रखी रहती है, लगता है कि यार ये तो क्या रखा हुआ है। तो उसमें कुछ कानूनी जो लॉ है उसको तो पढ़ने के लिए वो लोग रखते ही हैं, साथ ही उसमें हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए डिसीजन की बुक होती है कि फला फला ऐसा कोई मामला आया था तो उसमें ये एविडेंस हुआ है कि इसके बाद वो डिसीजन क्या है, डिसीजन ये है। उस डिसीजन को ये लोग लॉयर याद करते हैं और फिर जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है तो ये लोग एडवोकेट जो होते हैं ना, जो लॉयर होते हैं, ये सुनाते हैं कि मिलॉर्ड आपने उस मामले पर आपने ऐसा डिसीजन दिया था तो क्यों ना इस मामले पर भी आप ऐसा डिसीजन दें, यही लोग बताते हैं। तो फिर उसको वैसा ही डिसीजन, उनको उस जज को वैसा ही डिसीजन देना पड़ता है और देते भी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डिसीजन हाई कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है और हाई कोर्ट का कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं है। यानी हाई कोर्ट में कोई डिसीजन दे दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट ये नहीं सोचेगा कि मेरे निचले में जो हाई कोर्ट है अंडर में वो लोग ऐसा डिसीजन दे रहे हैं तो मैं भी वैसा दूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट फ्री है, ठीक है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास एक राइट और भी दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को बदल भी सकता है। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट, ये पहले राइट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट के उसमें बाद में प्रस्ताव लाया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिका के लिए, जैसे कहा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई डिसीजन मान लीजिए देश के लिए कोई लिया गया, कंट्री के लिए लिया गया और वो सही नहीं है, तो आफ्टर 4 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट को ये याद आ गया कि नहीं मेरे द्वारा डिसीजन गलत हो गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बदल भी सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार क्षेत्र में है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अधिकार है। ये भी आप लोग याद ले, इसको सुप्रीम कोर्ट का एक कह सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो अपने द्वारा दिए गए डिसीजन को और कोई नहीं बदल सकता, सुप्रीम कोर्ट स्वयं ही उसको बदल सकता है। तो ये ओल्गा टेलीज और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में विवाद होता है। ये विवाद जब हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। जजमेंट क्या आया? जजमेंट मतलब निर्णय क्या निकल के आया, निष्कर्ष क्या निकल के आया। क्यों? क्योंकि वो निष्कर्ष क्या होता है, अपने आप में एक बना हुआ कानून ही होता है, ठीक है। तो क्या डिसीजन आता है? डिसीजन आता है कि तो लिवलीहुड, जो लाइवलीहुड है, लिवलीहुड क्या मतलब? जो आजीविका है। लिवलीहुड का मतलब जो आजीविका है, यानी जो लोग पैसे कमाते हैं, अर्निंग जिसकी होती है। जैसे कोई मार्केट में कोई सामान बेचकर पैसे कमा रहा है, कोई रोड पर सड़क किनारे कोई जूता सिल रहा है, कहीं कोई कपड़े बेच रहा है ना, सड़कों पर, रोड पर। तो जो लाइवलीहुड है, लिवलीहुड है, जो उनकी आजीविका है, एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ,
ये क्या है, राइट टू लाइफ का क्या होगा पार्ट, मैंने कल ही आपको बताया हुआ था, अर्निंग के माध्यम से मैंने बताया था कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 मिला है, लेकिन इस जजमेंट से यानी ओल्गा टेलीज और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब ये विवाद हुआ, तभी से ये लिवलीहुड को भी किसका पार्ट माना गया, राइट टू लाइफ का। इससे पहले लिवलीहुड राइट टू लाइफ का पार्ट नहीं था, ये भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट कैसे नई नई चीजों को जोड़ता है, जैसे जैसे कोई विवाद आते जाते हैं सुप्रीम कोर्ट उसमें समस्या का समाधान करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे उसमें आते जाते हैं तो कोई कोई प्रॉब्लम्स आती जाती है, वैसे वैसे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता जाता है, और सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए डिसीजन पर ही मैंने आपको बताया कि खुद भी बन जाता है, ठीक है। ये बात अलग है कि उसको एक राइट फंडामेंटल, उसके पास अपना एक खुद का राइट है कि वो अपने द्वारा डिसीजन को बदल भी सकता है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए आपसे कि राइट टू लाइफ में लिवलीहुड कब जुड़ा, तो किसकी वजह से जुड़ रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ओल्गा टेलीज वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जब ये विवाद हुआ तो कोर्ट में जब मामला चला तो दोनों के बीच में बहस हुई, और बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज इस डिसीजन पर पहुंचे कि लिवलीहुड यानी आजीविका को भी राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी से किसी की लिवलीहुड छीन लेंगे तो भी तो वो मर जाएगा भाई। अगर कोई पैसे नहीं कमाएगा, कोई काम नहीं करेगा तो भूखा रह जाएगा, है ना, तो भी तो उसकी जान चली जाएगी। तो राइट टू लाइफ क्या है आपका, आर्टिकल 21 आपका मेन फंडामेंटल राइट है, जिसका पार्ट क्या है, लिवलीहुड। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अब आप जो पढ़ रहे हैं यहीं से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है, और यहीं से फोर ऑप्शन कोई भी बना दे, फोर ऑप्शन पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। आंसर होना चाहिए कि अगर हमने परफेक्ट पढ़ा है तो एक ही आंसर, हमारी नजर केवल उसी आंसर पर पढ़नी चाहिए जो आंसर करेक्ट है। बाकी फोर ऑप्शन से हमसे क्या मतलब, ठीक है ना। द फॉलोइंग experts from the judgment point to ways in which the judges linked to the right to life to the livelihood, और उन्होंने लिंक कर दिया। यही बात इसमें निकल के सामने आती है, यही बात इसमें आगे दी गई है ना। स्वीप ऑफ द स्वीप ऑफ द राइट टू लाइफ, है ना, कंफर्ड बाय आर्टिकल 21 इज वाइड, बहुत बड़ा है, विस्तृत है। फॉर रीचिंग life means something more than mere animal existence. It does not mean merely that life cannot be extinct or taken away, as for example by the imposition and execution of the death sentences. इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ मिला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस केवल आपको कोई मर्डर नहीं कर सकता, आपका कोई जान नहीं ले सकता है, बस इससे यही तक सीमित नहीं है। आर्टिकल 21 का विस्तार बहुत ज्यादा है। आर्टिकल 21 का विस्तार कहाँ पे है, अभी आपने ऊपर पढ़ा, लिवलीहुड में भी है। अभी राइट टू फूड भी आएगा, राइट टू फूड भी इससे जुड़ा हुआ है। सीधे सीधे भोजन की व्यवस्था करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी अभी कोई मामला आएगा उसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा कि राइट टू फूड भी क्या है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उपलब्ध कराए। तो देखिए यही दिया है इसमें राइट टू लाइफ के बारे में। और एन इक्वली इंपॉर्टेंट facet of the right is right to livelihood because no person can देखिए ये देखिए यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन क्या है कि राइट टू लिवलीहुड का एक्सप्लेन दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए राइट टू लिवलीहुड और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, ये यहाँ से समझ सकते हैं। राइट टू लिवलीहुड का मतलब है क्योंकि बिकॉज नो पर्सन कैन लाइव, नो पर्सन कैन लिव विदाउट द मीन्स ऑफ लिविंग, दैट इज द मीन्स ऑफ लिवलीहुड। आप केवल समझ ही लीजिए, अंडरलाइन ना करें, अंडरलाइन करने का मतलब नहीं, केवल ये समझने वाली बात है, समझ लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए क्या दिया, दैट द इरेक्शन ऑफ पर्सन फ्रॉम अ पेमेंट और स्लम विल इनवाइटेबल लीड टू द डिप्राइवेशन ऑफ हिज मींस ऑफ लिवलीहुड। अब देखिए नया मामला आ रहा है। नया मामला क्या आ रहा है कि चलो ठीक है लिवलीहुड तो ठीक है, लेकिन लिवलीहुड में आजीविका के साथ में उसका रहन सहन भी तो आता है। लिवलीहुड का मतलब उसका रहन सहन भी तो आता है, ठीक है। रहन सहन क्या है, रहन सहन उसका क्या है, देखिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, अगर आप उसको वहां से डिप्राइव कर देंगे ना, डिप्रीवेशन का मतलब होता है उसको वहां से हटा देंगे, तो भले ही उसका घर छोटा हो कैसा भी हो, लेकिन वो अपने घर से निकल रहा है, तो अगर वो अपने घर से आप उसको निकाल दे रहे हैं तो आप क्या कर पा रहे हैं, आप उसको क्या करें। अगर मान लीजिए किसी का घर ना हो तो कैसी कंडीशन बन जाएगी आप समझ सकते हैं, है ना। बारिश है, ठंडी है, जो भी है उसको, है ना, ये सब कुछ बियर करना पड़ेगा।
देखिए somebody are doing मैसेजिंग, कुछ लोग मैसेज ही कर रहे हैं इस पे, तो प्लीज डोंट डू मैसेज, आप लोग आपस में चैट ना करें, ठीक है, आपस में बात मत करिए। तो अब देखिए इसमें मैटर क्या आया, यही मैटर आया कि अब राइट टू लाइफ का और एक्सटेंशन हो रहा है। राइट टू लाइफ जो मेन आर्टिकल है उसको हमने पढ़ा, राइट टू लिवलीहुड में देखा उसका एक पार्ट, फिर हमने देखा राइट टू फूड में, अब थर्ड पार्ट हम देखने वाले हैं राइट टू किसमें, उसका जहां पर उसका रहन सहन है, ठीक है ना, उसका जो रहन सहन है। इन द प्रेजेंट केस दैट फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग empirical evidence justify the conclusion that the petitioner live in slum, जो याचिका करता थे वो स्लम एरिया में रहते थे, ऑन पेमेंट है ना, फुटपाथ पर, बिकॉज दे हैड अ स्मॉल जॉब, उनके पास छोटी छोटी नौकरियां थी, टू नर्स इन द सिटी है ना, शहर में छोटा मोटा काम करते थे, फॉर देम देयर इज नॉवेयर एल्स टू लिव, तो उनको कहाँ रहेंगे वो लोग, ऐसी जगहों पर तो रहते हैं है ना, जो छोटे मोटे जॉब करते हैं उनके पास खुद का अपना मकान बनवाने की हिम्मत नहीं है, उनके पास छोटी मोटी झुग्गी झुपड़ी बनवा के रहते हैं। तो हुआ क्या कि दे चूज द पेमेंट और स्लम, उन्होंने स्लम का मतलब समझते हैं ना, गंदी बस्ती जो होती है, गंदी बस्ती है ना, जहाँ पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता, शहर के किसी कोने पर स्लम एरिया होते हैं। पेमेंट का मतलब फुटपाथ से है, ऐसे रास्तों पर ही, ऐसे जगहों पर उनको मजबूरी में रहना पड़ता है, ठीक है, इन द, ठीक है, प्लेसेस वर्क टू लूज द पेमेंट और स्लम इज लूज टू जॉब, ठीक है, अगर उनको वहां से हटा दिया जाएगा तो इसका मतलब आप समझते हैं कि वो एक तरह से जैसे किसी की नौकरी से जिसको हाथ धोना पड़ता है उसको जो फीलिंग होती है वैसे ही। द कंक्लूजन देयरफॉर इज दैट eviction of the petitioner will lead to the depression of their livelihood and consequently to the depression of life, यानी अगर हम किसी व्यक्ति को क्या कर देते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति को वहां से हटाते हैं, ठीक है ना, तो ये उसी तरह से है कि हम उसकी आजीविका से उसको बाहर कर रहे हैं और उसके उसके जीवन को ही हम अप्रत्यक्ष रूप से उसको ले रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति की आप जान डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट नहीं मार रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे उसकी जॉब छीन लोगे, वो जहां रह रहा है उसका घर छीन लोगे, तो वो अपने आप तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे परेशान हो जाएगा, है ना, मेंटली हैरास हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, और फिर कुछ वो एक तरह से वो तो जीवन से भी, जाने से भी बदतर जिंदगी हो जाएगी ना। तो ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए, और यही चीज आप इसमें देख लीजिए। अनदर इशू दैट अफेक्ट्स द कॉमन पर्सन एक्सेस टू द जस्टिस इज टू द इनऑर्डिनेटली लॉन्ग नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत सालों तक हम देखते हैं कि मुकदमे जो है कोर्ट में होते हैं, दैट कोर्ट टेक टू हियर अ केस, है ना, दैट कोर्ट टेक टू हियर अ केस, द फ्रेज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसको अंडरलाइन करिएगा, फ्रेज एक फ्रेज वर्ड है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसको याद कर लीजिए कि न्याय में देरी ही, आप कह सकते हैं कि अगर न्याय में देरी हो रही तो वो भी एक प्रकार का क्या है, जस्टिस डिनाइज है, जस्टिस को मना करना है, अन्याय है, यानी न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को कोई समस्या मान लीजिए हुई है, अभी हुई है, तो उसको न्याय तो अभी चाहिए ना। जैसे घर में आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई भाई बहन है आपस में लड़ाई कर लिए, या आपस में आप लोग भाई भाई हैं आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिए, अब आप लोग जाते हैं अपने पापा के पास, मम्मी के पास, किसने हमें मारा, उसने हमें किया, तो अगर मम्मी ये कह दें आपकी कि ठीक है आज तुम लोगों ने लड़ाई किया है, मैं 1 महीने बाद इस मामले को सुनूंगी, है ना, मैं 1 महीने बाद तुम दोनों का जो है विवाद सुनूंगी कि तुम लोग क्यों लड़ाई कर रहे थे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो वही हो जाएगा ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में जितनी देरी होगी वो तो एक प्रकार से मना ही करना है ना कि हम न्याय नहीं मिल रहा है ना, तब तक में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे ही सोचिए कि अगर रोड में किसी के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो जाए, किसी की पिटाई हो जाए, किसी का हाथ पैर टूट जाए, और वो कोर्ट की शरण में जाता है और उसको न्याय नहीं मिल रहा है, बहुत समय हो गया, उसको जो आरोपी है वो भी वहां पहुंच रहा है, और पता चले उसको 8 से 10 साल बाद न्याय मिल रहा है, पिटाई कब हुई है, 8 से 10 साल बाद उसको मिल रहा है, तो बताइए किस तरह का न्याय है, जस्टिस। तो ये अपने आप में, इसीलिए यहाँ पर फ्रेज में दिया गया है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी ही क्या है, एक प्रकार से डिनाइड है, मना करना ही है कि न्याय उसको नहीं मिल रहा है, अन्याय है, ठीक है ना। तो ऑफन यूज टू करेक्टराइज दिस एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दैट कोर्ट में, और आजकल भारत में की जो कोर्ट्स हैं उनकी हालत यही है। उनकी हालत क्यों ऐसी है, उसके पीछे भी कारण है। आप ये नंबर ऑफ जजेस इन इंडिया, भारत में जो जजों की संख्या है उसको देखकर आप बता सकते हैं कि क्या हालत है। देखिए ए नंबर पे सुप्रीम कोर्ट है आपका, सुप्रीम कोर्ट, नेम ऑफ द कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट में सैंक्शनड स्ट्रेंथ, यानी जितने सुप्रीम कोर्ट में जजेस होने चाहिए
तो 34 होने चाहिए, और वर्किंग स्ट्रेंथ क्या है, वो भी 34 है। मतलब यहाँ पर तो काम सही है कि सुप्रीम कोर्ट जो भारत का अपने आप में एकमात्र जो हायर कोर्ट है, उसके बाद कुछ नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होने चाहिए और 34 जज काम भी कर रहे हैं, यानी वहां उपस्थित हैं, यानी वैकेंसी खाली नहीं है, इसलिए वैकेंसी क्या है, 0। ये काम तो यहाँ सही है। लेकिन हाई कोर्ट की बात करें, अब ये हाई कोर्ट किसकी बात की जा रही है, पूरे इंडिया में जो हाई कोर्ट है 25 हाई कोर्ट, वहां पर टोटल जजेस की काउंटिंग यहां पर लिखी है कि टोटल जजेस कितने होने चाहिए, 1079 होने चाहिए, 1079 होने चाहिए। लेकिन जज कितने काम कर रहे हैं, 655, 655 ही जज काम कर रहे हैं, मतलब 424 की वैकेंसी खाली है। 424 जजेस की वैकेंसी खाली है, कहां पर, हाई कोर्ट में। भारत में जो 25 हाई कोर्ट है वहां पर इनकी वैकेंसी खाली है। आप लोग फटाफट पढ़ाई करिए और इस वैकेंसी को फिल करिए, है ना। आप लोग फटाफट पढ़ाई करिए अच्छे से। देखिए इतनी जजेस की वैकेंसी खाली है, तो आप लोग जाइए हाई कोर्ट के जज बनिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक ही कोर्ट होता है जो प्रमुख कोर्ट होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं सबऑर्डिनेट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर ही होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फैमिली कोर्ट भी होते हैं, है ना, बहुत सारे कोर्ट होते हैं, शहरों में हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितने जज होने चाहिए बेटा, तो 22,644 जजेस की नियुक्ति होनी चाहिए, जबकि हैं कितने जज, 17,509 ही जज हैं। और यहाँ पर जजेस की वैकेंसी आप देख सकते हैं कितनी खाली है कि 5,135, यानी 5,000 से भी अधिक जज की संख्या खाली है। तो अगर आप हाई कोर्ट के जज न बन पाए तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के तो जज बन ही जाइए, है ना। एक डिस्ट्रिक्ट का जो जज होता है वो अपने आप में सुप्रीम पावर होता है, उसके पास बहुत सम्मान की नौकरी होती है जज की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनने का प्रयास करिए तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज तो बन ही जाएंगे आप लोग, है ना। और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज बन जाएंगे तो प्रमोशन होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी जज बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत में स्थिति क्या है कि जजेस जितने होने चाहिए उतने जज ही नहीं है, तो अब न्याय कहाँ से मिलेगा। अब जिनको निर्णय देना है, मान लीजिए कोई लड़ाई झगड़ा, पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे और कोई लड़ाई झगड़ा हुआ राजा के दरबार में है, पता चले राजा ही नहीं है वहां पे, तो न्याय कौन देगा, आप बताइए, है ना। तो वो जस्टिस डिले हो गया ना, जस्टिस अब डिले हो, राजा का इंतजार करिए कि राजा भी युद्ध में गए हुए हैं, 1 साल लगभग साल 2 साल बाद युद्ध करके आएंगे, है ना, तब तक वो बैठे रहेंगे क्या। तो यही बात है इसमें। तो देखिए, however in spite of this there is no denying that is the judiciary has played a crucial role in democracy in India। इन सब के बावजूद भी नो डिनाइंग, हम ये मना नहीं कर सकते कि जुडिशरी हैज प्लेड क्रूशियल रोल इन अ डेमोक्रेटिक इंडिया। जुडिशरी का हमारे इस देश में बहुत ही बड़ा रोल है। भले ही निर्णय देर में आ रहा है, लेकिन निर्णय आ तो रहा है ना, उसमें सुधार करने की बहुत जरूरत है। जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए और उससे ज्यादा लोगों के दिमाग में सुधार करने की जरूरत है कि छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करें। आप ही लोग तो लड़ाई झगड़ा करते हो ना, तभी तो वहां पर जजेस, वहां पर जो मुकदमे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। अगर आप लोग आपस में ही लड़ाई झगड़ा बंद कर दो, सुलह कर लो, छोटी छोटी बात पर लड़ो नहीं, तो वहां पर कोर्ट में इतनी संख्या कैसे जाएगी। हम लोग कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं कि जल्दी से निर्णय नहीं देता। आप सोचो पहले कि कोर्ट जब डिसीजन लेता है, कोर्ट के पास लाखों हजारों लाखों मुकदमे हैं और उसके पास जब ये मैटर जाता है तो अगर एक एक व्यक्ति को भी एक एक डेट देता है ना, तो अगले जो विवाद है, अगला डिस्प्यूट है, उसका नंबर 2 साल बाद ही आता है, 1 साल बाद ही आता है, एक डेट मिलती है। और उसमें भी जब डिसीजन फैसला सुनाया जाता है तो उसमें भी आप लोग कोई झूठा गवाह पेश कर रहा है, कोई कुछ पेश कर रहा है। तो कोर्ट को तो एविडेंस चाहिए ना। अब जब एविडेंस सही से नहीं मिलते हैं तो कोर्ट फिर अगली डेट दे देता है। भाई कोर्ट को तो ये भी डर है ना कि हमारी वजह से किसी को गलत डिसीजन ना मिल जाए, किसी के साथ गलत ना हो, इसलिए वो वेट कर लेता है कि ठीक है अगली बार इसको और मौका देते हैं। तो गलती कहीं ना कहीं हमारे एंड से ही हो रही है, कोर्ट को हम दोष नहीं दे सकते हैं, गलती हमारे एंड से ही हो रही है। कोर्ट में तो हाँ ठीक है, हम इतना कह सकते हैं कि जज का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ये गलती है गवर्नमेंट की कि जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा कहीं गलती हम लोगों की भी है कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं कि छोटी छोटी बात को लेकर कोर्ट केस कर देते हैं, कह देते हैं हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे, ऐसे बोल देते हैं। और वहां घसीटा थोड़ी जाता है किसी को, बट मतलब डायलॉग में बोल देते हैं, है ना। तो छोटी छोटी बात को लेकर आप अगर कोर्ट में मुकदमे दायर करेंगे तो वहां पर तो नंबर ऑफ
जो वहां पर प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट है, वो तो बढ़ ही जाएंगे ना। तो दैट शुड नॉट बी, है ना, ये नहीं होना चाहिए। और सर्विंग एज, तो हम इसके बावजूद भी देखिए कह रहे हैं कि जुडिशरी हैज प्लेड क्रूशियल रोल, उसके बावजूद भी जुडिशरी हमारे यहाँ काम करती है। सुप्रीम कोर्ट आपने देखा होगा कि अभी जब कोरोना महामारी फैली थी तो कोरोना में सरकार को डांट फटकार लगाई थी, कोर्ट ने ही लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी डांट फटकार लगाई थी। अलग अलग स्टेट में जो लोग सरकार धीमा काम कर रही थी उनको भी डांट फटकार लगाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम गवर्नमेंट की व्यवस्था पर डांट फटकार उसको लगाई थी कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, आपको ये व्यवस्था करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा दिल्ली हाई कोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था। उसने तो पूरा एक चार्ट ही बना के दे दिया था कि आप ये काम भी कर सकते हैं। उसने दिशा निर्देश दिया कि आप इस फील्ड में काम क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोर्ट हमारे देश के लिए, मैंने बताया था, सुरक्षा प्रहरी की तरह काम करता है। ठीक है, ये बात अलग है कि बहुत सारे इतने मुकदमे हो जाते हैं तो डिसीजन देर में आता है, लेकिन डिसीजन आता है। ठीक है, सर्विंग एज चेक ऑन द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, है ना, इनके पावर को भी, लेजिस्लेचर और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, इनके पावर को भी कंट्रोल रखता है। ये लोग अपनी पावर नहीं दिखा पाते हैं। एज वेल एज इन द प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है। यानी आप लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है ना, किसी को भी नहीं छोड़ेगा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है ना, इसलिए देश के नागरिक सुप्रीम कोर्ट की नजरों में सबसे पहले हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हैड क्वाइट करेक्टली, है ना, envisioned a system of a court with an independent judiciary as a key feature of democracy। यानी जिस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ही तो बनाया है ना, हमारे संविधान को किसने बनाया? अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया तो आप बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने बनाया। ठीक है ना, लोगों को बस एक नाम याद रहता है, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर वहां के मेंबर थे, निर्मात्री सभा में थे, उनका विशेष रोल था। ठीक है ना, जब आउटलाइन तैयार, लेकिन उसको तैयार करने में कई लोगों का योगदान रहा, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बोलते हैं, संविधान सभा के सदस्य बोलते हैं। संविधान सभा के क्या बोलते हैं? सदस्य बोलते हैं। ठीक है, तो द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड एक्वायर्ड करेक्टली। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण फीचर है कि हमारे यहाँ क्या है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो आप सीधे सीधे इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ की फीचर ऑफ अवर डेमोक्रेसी, हमारे डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इस तरह से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है आपका, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीएससी हिरासत में कत्ल और पीएससी हिरासत में कत्ल हुआ था, और हाशिमपुरा हादसे की 20वीं बरसी मना रही हैं महिलाएं। क्या हुआ था कि पीएससी के ही कुछ लोग थे और उन्हीं की हिरासत में कुछ लोगों की जान गई, जिसकी वजह से ये महिलाएं न्याय की गुहार लगा रही थी, और काफी समय बाद इनको डिसीजन मिलता है। तो 2007 में ओनली 3 प्रोसिक्यूशन विटनेस हैव बीन एग्जामिन्ड। फाइनली द दिल्ली कोर्ट कन्विक्टेड द एक्यूज्ड पर्सन 31। लास्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन अपराधियों को पकड़ा, उन पीएससी में जो थे उनको भी पकड़ा। ध्यान दीजिए, पर्सन 31 अक्टूबर 2018। फोटो वॉज टेकन एट प्रेस क्लब लखनऊ 24। ये फोटो उस समय की 2007 की है, और डिसीजन देख लीजिए आप कब आ रहा है, 2018 में आ रहा है। पीएससी के जो लोग थे, पुलिस बल जो आप जानते हैं, सर्वोत्तम बल इसमें दिया है पीएससी का फुल फॉर्म, प्रोविंशियल आर्म, है ना, कॉन्स्टेबलरी, पीएससी के ही लोग थे, अपराधी थे, जिनको लास्ट में दिल्ली हाई कोर्ट ने लास्ट में डिसीजन सुनाया। तो इस तरह से बेटा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन ले लूँ, इसके बाद चैप्टर को क्लियर करते हैं हम लोग, है ना, फिनिश करते हैं। हाँ बता दें अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना। बिल्कुल जल्दी जल्दी बोले, थोड़ा सा हाँ टाइम चला गया। हाँ बोलिए सर जैसे सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देते हैं वही हाई कोर्ट करते हैं सर। लोअर कोर्ट है जो सबसे नीचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो भी हाई कोर्ट को कॉपी करता है। उनके जो डिसीजंस होते हैं, कॉपी कुछ नहीं होता है। कॉपी क्या होता है ये समझ लीजिए, जब कोई मामला आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जजेस बैठे होते हैं वो डिसीजन उस जो भी कंडीशन सामने दिख रही है ना उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन देते हैं। लेकिन उसके पहले उनके सामने हाई कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन पहले से ही लिस्ट में पड़े होते हैं कि ऐसा ऐसा कोई मामला आया था तो हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, फिर ऐसा ऐसा कोई मामला आया था, किसी ने किसी को मारा था, पिटाई किया था, उसके यहाँ इतना भाग टूटा बॉडी का तो ये डिसीजन दिया गया, किसी के घर में चोरी हुई तो उसमें ऐसा हुआ तो ये डिसीजन दिया गया।
ऐसी लिस्ट बहुत सारी पड़ी होती है, उसको भी डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है ना, वो एक बार अपनी आंखों से नजरों से उसको देख लेता है कि कहीं मेरे द्वारा डिसीजन ऐसा तो नहीं दिया जा रहा है जो हाई कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध हो, कि हाई कोर्ट ने फैसला कुछ और दिया हो, मैं कुछ और दे रहा हूँ। इस चीज का भी मिलान होता है, ठीक है, बस इतना देखा जाता है, ठीक है, बस इतना ही देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्या होते हैं, एक प्रकार से उनके अच्छे के लिए है, उनको पता चल जाता है कि हाँ ऐसे मामले पर हमें ये डिसीजन देना है ना। लेकिन अगर कोई मैच नहीं करता है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फ्री होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही, डिस्ट्रिक्ट जज फ्री होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन देते हैं, ठीक है। यस सर। और बताइए सर, लोअर कोर्ट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं देख सकते सर? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर, हाई लोअर कोर्ट का ना देखे सुप्रीम कोर्ट का? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई क्वेश्चन किसी तरफ से? प्रज्वल द्विवेदी, कोई क्वेश्चन? शुभ अग्रवाल? कोई छोटी सी और किसी ने चोरी की तो उसे फांसी की सजा भी सुनाई जा सकती है? नहीं, चोरी पे फांसी नहीं होती, वो डिपेंड करता है किस तरह की चोरी है। और चोरी है तो उसके लिए भी अलग अलग, सुनो, चोरी के चोरी लिए तो सिविल। एक मिनट, आप लोग मत बोले, जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसको मुझे ही शांत करने दीजिए, आप लोग मत, ठीक है। देखिए, चोरी अगर कोई कर रहा है तो चोरी, मैंने आपको पहले ये बताया होगा किस प्रकार का है, क्रिमिनल कोर्ट में आएगा कि दीवानी कोर्ट में आएगा, क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा कि दीवानी कोर्ट में जाएगा, ये पहले डिपेंड करेगा, ठीक है। वो जो आपने वहां पढ़ा था, पहले तो ये डिपेंड करेगा, वो जिसमें जाएगा, जो व्यक्ति जैसा चोरी किया हुआ उसको उतने जेल भी होगी। पहले उससे कहा जाएगा कि या तो आप क्या करिए, उतना पैसा पे करिए, अगर नहीं कर पाता है तो फिर उसको उतने लंबी जेल दी जाती है। फांसी की नौबत कहाँ आ गई? फांसी की नौबत तो फिर जब किसी की व्यक्ति की किसी वजह से जान जाती है तो फिर ऐसे केसेस में फांसी वाला मामला आता है ना। कोई किसी को 2 डंडे मार दिया है तो उसको जाके गवर्नमेंट फांसी थोड़ी दे देगी, ठीक है। वो तो किसी की जान जाने पर ही फांसी ली जाती है। जब कोई आप अपराध करते हैं ऐसा जो असम में होता है, किसी का मर्डर कर दिया आपने, है ना, आपकी वजह से किसी कोई और बहुत बड़ी चीज हो गई, है ना, तो जान के बदले फिर जान ली जाती है। आप जिस तरह का क्राइम करते हैं